और अब एसिल कहती है अचानक मेरे पास ये विंडो कहाँ से आ गई? अब सुहो कहता है ओह नाइस, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता था, लेकिन ऐसा लगता है कि एसिल इस विंडो को देख सकती है। शायद हमें ये पहले इसीलिए नहीं पता चला क्योंकि ग्रे बात नहीं कर सकता है। बेरू कहता है यंग मोनार्क, क्या ये सच है? और अब सुहो कहता है यस, अब एसिल मेरी टीममेट बन चुकी है, डिसेंडेंट ऑफ अ व्हाइट फ्लेम। अब एसिल कहती है मैं डिसेंडेंट ऑफ अ व्हाइट फ्लेम? अब सुहो अपनी न्यू बॉन्ड स्किल को टेस्ट करने के लिए बाहर जाता है और सुहो कहता है तो अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। एसिल आर यू रेडी? और एसिल कहती है यस यंग मोनार्क। जैसे ही सुहो इस अटैक को यूज करता है तो यह अटैक एसिल की सारी पावर को खींच लेता है और एसिल बेहोश हो जाती है। और अब एसिल कहती है आई एम सो सॉरी यंग मोनार्क, मेरी सारी ताकत खत्म हो गई, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस थोड़ा आराम चाहिए। अपना सुहो एसिल का हाल देखकर कुछ कहता है सिर्फ एक अटैक ने इसकी सारी पावर को खींच लिया, पता नहीं ये कितना पावरफुल अटैक है। एसिल अभी भी होश में है और ये कहती है इस अटैक के लिए मैंने अपनी सारी ताकत यंग मोनार्क को दे दी, ये बहुत शक्तिशाली तो है ना। और अब सुहो एसिल की सारी ताकत ले लेने के बाद इस न्यू स्किल को यूज करता है। सिर्फ एक अटैक से ही इस दीवार पर बस हल्की सी दरार आई। ये अटैक हाथी की दांत की तरह निकला जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। ये चीज देखने के बाद बेरू और सुहो दोनों कुछ कहते हैं ये अटैक तो कुछ भी उखाड़ नहीं पाया। लगता है ये ग्रे की बॉन्ड स्किल के मुकाबले बहुत अलग है। ग्रे भी अपनी जबान बाहर निकाल के इसे चिढ़ा रहा है और एसिल बेचारी रोते हुए कहती है ऐसा कैसे हो गया, मेरी सारी ताकत ले लेने के बाद भी इसने सिर्फ इतना सा नुकसान किया। सुहो कहता है लगता है ये अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से हुआ है क्योंकि ये 0% है, लेकिन इसने मुझे ये तो नहीं बताया आखिर मैं इसे चार्ज कैसे करूँगा। बेरू सुहो से कहता है यंग मोनार्क, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं उन डीमंस को खा जाऊं जिनको आपने शैडो डंजन में रखा है? सुहो कहता है नहीं, मैंने उन लोगों को वहाँ पे इसीलिए रखा है ताकि मैं बाद में उन्हें अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर सकूं। अब बेरू कहता है अरे लेकिन आपने इससे पहले कभी भी किसी भी डीमन पर शैडो एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है। सुहो इसका रिप्लाई देता है लेकिन अब करूँगा। अब सुहो इन डीमंस की लाश के आगे कहता है राइस, लेकिन ये क्या? सुहो इन्हें अपनी शैडो सेना में शामिल नहीं कर सकता और इसका रीजन सिस्टम बताता है। इनका माना करप्ट है, इसलिए सुहो इन्हें अपने आर्मी में शामिल नहीं कर सकता। सुहो और बेरू कहते हैं सिस्टम मुझे बता रहा है मैं इन्हें अपनी आर्मी में शामिल नहीं कर सकता क्योंकि इनका मानक करप्ट है। बेरू कहता है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपके पिता यानी कि शैडो मोनार्क भी इन्हें अपनी आर्मी में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इनकी आत्माएं करप्ट होती है और इसी वजह से वो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट के जरिए समन करते थे जैसे लेडर हाउस होल्ड को किया था। अब सुहो कहता है क्या सच में इनकी सोल करप्ट है? इसका मतलब ये मेरे कोई काम नहीं आएंगे। बेरू इनको खा जाओ। थैंक यू यंग मोनार्क। क्या इन्होंने मुझे करप्टेड कहा, इसका क्या मतलब है? अब सुहो एसिल के पास जाकर कहता है एसिल तुम ये पोशन पी लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। थैंक यू यंग मोनार्क, आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास अब कोई रहने के लिए जगह नहीं है तो तुम इस जगह पर रह सकती हो, अब से ये इलाका तुम्हारा हुआ। अब एसिल कहती है यंग मोनार्क आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? अब सुहो कहता है क्योंकि तुम मेरी टीममेट जो हो। अब सिस्टम की तरफ से भी नोटिफिकेशन आता है शैडो डंजन को व्हाइट फिल्म टेरिटरी को एसिल के लिए डिजाइन किया गया है। बेरू अपना खाना खत्म कर चुका है और अब सुहो और बेरू कहते हैं बेरू क्या हुआ? यंग मोनार्क, इन डीमंस की मेमोरी में मुझे इटारिंग के बारे में क्लू मिला है। सुहो ये जानकर शॉक हो गया है और ये सब नीचे बैठ गए हैं ताकि ये लोग बेरू की बातें सुन सके। बेरू कहता है अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इन लोगों की मेमोरी में क्या देखा, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊं उससे पहले आपको कुछ बातें जाननी जरूरी है। स्टारडस्ट अभी भी धरती पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और मिस्ट बर्न कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये मॉन्स्टर है जो आउटर यूनिवर्स से आया है। जिस तरह से तुम्हारा नाक और मुंह खुला है उसी तरह से एसिल, सुहो और बाकी सबका हाल था। एसिल और सुहो कहते हैं क्या तुम कहना चाहते हो ये स्टारडस्ट सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि इस धरती पर भी फैला है? क्या कहा तुमने? ये मिस्ट बॉर्न एक आउटर स्पेस से आया मॉन्स्टर है। अब बेरू कहता है इसको नसीब कहूँ या इत्तेफाक, लेकिन जिन डीमंस को मैंने खाया है वो ब्रोकी और ग्वानाक माउंटेन से जुड़े हुए हैं। उन डीमंस को हाइना गिल्ड से इंसानों की सप्लाई मिलती थी जिनको मिस्ट बॉर्न में बदलने के लिए करप्ट किया जाता था ताकि उन लोगों को स्टारडस्ट बनाने के लिए यूज किया जा सके। और जहाँ पर ये घिनौने काम होते हैं उन्हें स्टारडस्ट फैक्ट्रीज कहा जाता है। अब तक जो भी मैंने जाना है उन्हें मुझे ये पता चला है कि हाइना गिल्ड इंसानों को किडनैप करती है और ग्रिम रिपर गिल्ड उन इंसानों को स्टारडस्ट की फैक्ट्रीज तक पहुंचाती है। और मैं ये भी जानता हूँ कि इटारिम इन तीनों चीजों के पीछे है, मतलब इसके पीछे उन्हीं का हाथ है। सुहो कहता है इसका मतलब ये सब इटारिम इन्वेजन से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक इंसान भी है जिसने स्टारडस्ट मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम बनाया है क्योंकि मैंने पता लगाया है एक इंसान है और वो आदमी
इस दुनिया का है जो इटारिम की मदद कर रहा है। वो है वाइस CEO ऑफ ग्राइम रीपर गिल्ड, ली मिन संग। अगर आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम इटारिम तक पहुंच सकते हैं। और अब चैप्टर आता है ली मिन सुंग पर, जो इस गोली के पीछे है, मतलब स्टारडस्ट। बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो इसे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन ये किसी का जवाब नहीं देता। पर एक रिपोर्टर इसे सियोल स्टेशन के बारे में पूछता है, क्या आपको सच में नहीं पता है कि हाइना गिल्ड लोगों को किडनैप कर रहा है, जबकि उन्हें तो ग्राइम रीपर गिल्ड ने ही स्पॉन्सर किया था। और सियोल स्टेशन में कितने सारे हंटर्स मर रहे हैं जो ग्राइम रीपर गिल्ड के अधीन थे। इनके बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? अब ली मिन संग कहता है, हमने हमारा बेस्ट दिया था। आज से लगभग 2 साल पहले जब ग्रेट कैपिटलिज्म के बाद दुनिया की होश में थी, तो हमने हाइना गिल्ड को भी स्पॉन्सर किया था। हम उनकी गिल्ड को मजबूत बनाना चाहते थे, जिसमें कमजोर डी रैंक हंटर्स थे, ताकि वो दुनिया की मदद कर सके। हमने सिविल स्टेशन फील्ड को भी खोला था ताकि नए हंटर्स को एक्सपीरियंस मिल सके, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारे अच्छे इरादों का यह अंजाम होगा। अगर मैं उन्हें ज्यादा अच्छे से मैनेज करता तो आज किसी की मौत नहीं होती। इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कीजिए प्लीज। सारे के सारे रिपोर्टर्स इस मगरमच्छ के आंसू को देखकर इसकी बातों को सच मान रहे थे, लेकिन ये बंदा तो एक्टर निकला। यहाँ पर हंटर एसोसिएशन का एक आदमी इसको जाने को कहता है, और इसको ये जाने को इसलिए कह रहा है क्योंकि इसको इस पे शक था, इसीलिए इसको यहाँ पे बुलाया था। लेकिन अब शायद इस पे शक नहीं है। ली अपनी एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहता है, भाई मैंने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की वगैरह वगैरह। और अब अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि सूहो और बेरू इसकी ताका झाकी कर रहे हैं, मतलब इसका पीछा कर रहे हैं। सूहो और बेरू कहते हैं, ओ तो ये है ली मिन संग। बेरू, क्या तुम्हें इसके अंदर इटारिम की एनर्जी महसूस हो रही है? बिल्कुल नहीं। तो चलो इस बात को कंफर्म करते हैं। नहीं यंग मोनार्क, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों ना दांव पे लगानी पड़े। मैं जानता हूँ आपने इससे भी कई ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को हराया है, लेकिन इस बार मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगा, लेकिन इससे आपको लड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि इसका माना जो मुझे फील हो रहा है। ली मिन संग को शायद ये पता चल जाता है कि कोई इसके पीछे खड़े रह के इसको सुन रहा है। बेरू इसके बारे में और बताता है, आपका लेवल इतना नहीं है कि आप उसे हरा सके, क्योंकि ये है ए रैंक हंटर। और ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। मैं ऐसे ही और अदर एनीमे और मांगा का डब एक्सप्लेनेशन करता हूँ, तो इस चैनल को अपना बनाकर इस पर विजिट भी कर लो।